जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत। विषय है भाषा व भाषा शिक्षण। भाषा व भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम हिंदी बाल साहित्य के प्रमुख विचारणीय बिंदु को जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी जो बाल साहित्य है के प्रमुख विचारणीय बिंदु मतलब कौन कौन से ऐसे विचारणीय बिंदु हैं जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब विचार करने की आवश्यकता क्यों है, इनको भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ये जो विचारणीय बिंदु है ना, किस प्रकार हम उन बिंदु पर विचार करके बच्चों के लिए एक अच्छा बाल साहित्य तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को हम उनकी मनोआकांक्षा, उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखकर हम उनके लिए बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के जो बाल साहित्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कौन जो विचारणीय बिंदु है उन्हीं बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है बाल साहित्य में चिंतन की आवश्यकता। अब जरा देखिए, जब हम बच्चों के लिए बाल साहित्य का निर्माण कर रहे हैं अर्थात बना रहे हैं एक साहित्यकार, तो उसके लिए बहुत ही चिंतन की आवश्यकता है। हम बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या उन्हें जरूरत है, क्या अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देंगे तो वह अपनी सृजन क्षमता अर्थात सृजनशील क्षमता को आगे ले जा सकता है। हम उनको ऐसे सामग्री दें जिनके माध्यम से वह अपने अंदर अंतर्मुखी विकास कर सके। तो इसी को ध्यान में रखकर कहा गया है कि बाल साहित्य में चिंतन की आवश्यकता है। जब हम बच्चों के लिए बाल साहित्य का निर्माण करें तो उसमें चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है ना। हम इसलिए चिंतन करने की आवश्यक है, कहीं भी कुछ गलती हो जाए तो बालक का जो कोमल मस्तिष्क है वह अलग दिशा में जा सकता है। इसलिए बाल साहित्य का जब निर्माण किया जाता है तो बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि बाल साहित्य में चिंतन की आवश्यक है। चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है ना। हम उनको ऐसे साहित्य दें जिनसे वह अपना अधिक से अधिक विकास कर सके, अपने ज्ञान में को बढ़ा सके, है ना, संवेगों को नियंत्रित कर सके। तो इस प्रकार के साहित्यों का चयन करें। नेक्स्ट है आयु के आधार पर बाल साहित्य का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि हम जब बाल साहित्य पर विचारणीय बिंदु की बात करते हैं तो प्रत्येक आयु वर्ग के अनुसार बाल साहित्य का चयन करना चाहिए, है ना। तीसरी कक्षा है तो उस तीसरी कक्षा के छात्र है, मान लीजिए वो 7-8 साल का है, तो उनके लिए अलग से बाल साहित्य, 5वीं कक्षा के लिए अलग से बाल साहित्य, और उनके जो बड़े हैं उनके लिए अलग से बाल साहित्य। अर्थात कहा जाए कि उनकी आयु के आधार पर बाल साहित्य का चयन करना चाहिए कि किस आयु वर्ग के लिए कौन सा बाल साहित्य अच्छा होगा और किस आयु वर्ग के लिए कौन सा बाल साहित्य अच्छा नहीं होगा। इस परिणाम को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण करने की आवश्यकता है ना, बहुत ही जरूरी है। अब हम बड़े बच्चों का जो बाल साहित्य छोटे बच्चों को दे देंगे तो समझ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी बाल साहित्य में चित्र से संबंधित हो, कहानी कविता हो, और बड़े जो बच्चे हैं उनके अंदर विज्ञान से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो सामग्रियां हैं, विषय वस्तु है, उनको उसमें डालें। अर्थात कह सकते हैं कि आयु के आधार पर बाल साहित्य का वर्गीकरण किया जाए। नेक्स्ट है बच्चों की आज की दुनिया। बच्चों की आज की दुनिया के अंतर्गत यह कहा गया है कि बच्चों की आज की दुनिया बहुत ही बदल गई है। जो पहले बच्चों की दुनिया थी वो बहुत निम्न स्तर की थी, लेकिन आज बच्चों की सोचने समझने की क्षमता कुछ नया है ना। तो उनकी जो आवश्यकता है उनके आधार पर बाल साहित्य का चयन करना चाहिए या निर्माण करना चाहिए। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज दिन प्रतिदिन नए नए आयामों को छुआ जा रहा है, नए नए हम मंजिलों को प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या है, तो आज की उनकी सोच क्या है। आज खाने पीने का तरीका बदल गया है, अनेक प्रकार की सामग्रियां, है ना, अनेक प्रकार के और उत्पादक सामग्री जिनका हम उपयोग करते हैं,
तो जो पहला था वो आज उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों की आज की दुनिया, आज उन्हें क्या चाहिए, उन स्तर को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए। तो इस पर विचार करना चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, क्या हम उसे परोसे जिनको वह ग्रहण कर सके। तो इसलिए बच्चों की आज की दुनिया क्या है, उन पर भी खास ध्यान देने की आवश्यक है, अर्थात विचार करने की आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, आधुनिक भावबोध। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाव और बोध, भाव मतलब भावनाओं से संबंधित, बोध माने समझ। तो कह सकते हैं कि आज के जो बच्चों की जो भावनाएं हैं वह कुछ दूसरी ही है, साथ ही साथ उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है, तरीका है, कुछ अलग ही है ना। तो जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है, उनको ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए। तो इस पर जो बाल साहित्यकार है, बाल साहित्यकार है या बाल साहित्य करता है, उनको विचार करने की आवश्यक है कि बच्चों की आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी भावनाएं क्या है, उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, किस प्रकार वह समझते हैं, किस प्रकार वह अवधारणाओं को बनाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी आज की आधुनिक भावबोध। नेक्स्ट आइए पांचवा, नैतिक मूल्य आज के संदर्भ में। अब यहाँ पर कहा गया है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य के आधार पर ही बाल साहित्य का भव्य महल तैयार किया जा सकता है। नैतिक मूल्य को आधार मानकर ही बाल साहित्य का भव्य भवन का निर्माण किया जा सकता है। आपको पता ही है कि जिन बच्चों को बचपन में नैतिक मूल्य की शिक्षा नहीं दी जाती, वो अलग अलग कामों में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात गंदे रास्तों में चले जाते हैं। और जिन बच्चों को बचपन में नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाती है, चाहे कहानी के माध्यम से हो या कविता के माध्यम से हो या अन्य आदर्शों के माध्यम से हो, नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाती है, तो उन बच्चों का नैतिक विकास अच्छा होता है, उनका व्यवहारिक जीवन भी अच्छा होता है और वह उच्च पदों पर आसीत होता है। तो इस प्रकार इस पर हमें सोचने की बहुत ही आवश्यक है। आज के संदर्भ में देखा जाए, आज दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विद्यालयों में भी मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ टीचरों की कमी हो रही है। तो हम एक टीचर को बहुत सारे कार्य दिए जा रहे हैं, जिनके कारण हम बच्चों को जो नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए वो सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज की उनकी दुनिया क्या है, अर्थात आज के आधुनिक संदर्भ को ध्यान में रखकर देखा जाए तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। और वह कौन पूरा कर सकता है, तो वह बाल साहित्य ही पूरा कर सकता है। इसलिए बाल साहित्यकार को जब बाल साहित्य निर्माण करे तो नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्शों को ज़्यादा से ज़्यादा बाल साहित्य में स्थान दे। स्थान देने के साथ साथ बच्चों की आवश्यकताओं, इच्छाओं को भी ध्यान दें, ताकि हम बाल साहित्य का निर्माण करके बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको उच्च आदर्शों की ओर ले जा सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों को नैतिक मूल्य की शिक्षा अधिक से अधिक दी जाए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए बाल साहित्यकार को, और इसमें सोचने की बहुत ही आवश्यक है, अर्थात विचारणीय बिंदु है नैतिक मूल्य के बारे में। इस प्रकार यह हो गया आपका नैतिक मूल्य। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रगति। हम बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रगति डालना चाहते हैं, तो हम बाल साहित्य में वैज्ञानिक प्रगति डालने के लिए हम बच्चों की अभिरुचि क्या है, बच्चों की क्षमता क्या है, बच्चों की शैक्षिक योग्यता क्या है ना, तो इनको विशेष ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार बालक अधिक से अधिक सीखे, उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को कैसे जोड़ें, बालक को हम अधिक से अधिक वैज्ञानिक सोच की ओर कैसे ले जाए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहा गया वैज्ञानिक प्रगति। तो वैज्ञानिक प्रगति जोड़ने से पहले हमें यह सोचना बहुत ही आवश्यक है, अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर गलती कर दें तो क्या होगा, हम बच्चों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर नहीं ले जा सकते। इसलिए जब बाल साहित्य का निर्माण किया जाए तो वैज्ञानिक प्रगति अर्थात वैज्ञानिक सोच को डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज
का युग देखा जाए तो विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, तकनीकी का युग है। तो इसलिए बच्चों की जो पाठ्यक्रम है अर्थात जो बाल साहित्य है उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति अर्थात वैज्ञानिक सोच को डालना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वह अधिक से अधिक तर्क चिंतन करके एक उचित निष्कर्ष में पहुंच सके। इसलिए बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रगति वैज्ञानिक सोच डालना बहुत ही आवश्यक है। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है बाल साहित्यकार को। ठीक है, नेक्स्ट आइए बाल मनोविज्ञान। इसके पहले हमने कहा कि बालक का जो मस्तिष्क है एकदम कोमल है, उसे जिस सांचे में ढालेंगे उसी सांचे में ढल जाएगा, है ना। जिस प्रकार एक पौधा हम जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा तो हम जैसा मोड़ेंगे वैसा नहीं मुड़ पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझ जाएंगे, है ना, कि बच्चों को आवश्यकता क्या है, बच्चों को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, बच्चों की रुचि क्या है, ठीक है, बच्चों को क्या चाहिए, उनकी अभिरुचि क्या है, उनका संवेग क्या है। तो इन सब को ध्यान में रखकर हम क्या किया जाए, बाल साहित्य का निर्माण किया जाए। तो किसको ध्यान में रखकर, बाल मनोविज्ञान को, बच्चों को आवश्यकता क्या है उनके अनुसार ही हमें उन्हें बाल साहित्य निर्माण करें। तो इस पर भी सोचने की बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को जब बच्चों के लिए बाल साहित्य का निर्माण किया जा रहा है तो बच्चों के बाल मनोविज्ञान को देखा जाए। कैसे देखा जाए, मान लीजिए आपके क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वह बच्चे कैसा है, उनका वातावरण कैसा है, उन्हें क्या चाहिए, क्या हम देंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, उनके अंदर व्यवहार परिवर्तन हो सकता है। तो इसको उनके बाल मनोविज्ञान को समझने की महती आवश्यकता है। इसलिए अधिक से अधिक उस बालक को देख कर ही हम उनके बारे में बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर जो बाल साहित्यकार है सोचने की बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, परिकथाओं पर प्रश्न चिन्ह क्यों। अब यहाँ पर आया है परिकथाओं पर प्रश्न चिन्ह क्यों। अधिकतर करके जो समीक्षक है अर्थात जो आलोचक है, समीक्षक है और बहुत से शिक्षाविद है, यह मानते हैं कि जो परिकथा है वह काल्पनिक है अर्थात कल्पनाओं पर आधारित है, जिनका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। उनका कहना ये है, लेकिन हमारा कहना ये है कि परिकथाओं से बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, उनको नए सोच मिलता है, वह उस पर विचार कर सकता है, वह आगे क्या आएगा इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, साथ ही साथ वह उनके लिए मनोरंजन का एक विषय है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि परिकथाओं पर प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए, बल्कि छात्रों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर परिकथाओं को बाल साहित्य में स्थान देना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान और समीक्षक यही कहते हैं कि परिकथा है वह काल्पनिक है, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो इस पर विचार न करके बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बच्चों की जो जिज्ञासा है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे किस पर खुशी व्यक्त करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, परिकथाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न हम परिकथाओं को बाल साहित्य में रखना चाहते हैं, अर्थात बाल साहित्य में परिकथाओं को रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बालक उनके बारे में सोचेगा, अपनी कल्पनाओं को और नया पंख प्रदान करेगा, है ना, मनोरंजन के साधन के साथ साथ वह अन्य और जिज्ञासाओं को शांत करेगा। इसलिए परिकथाओं को बाल साहित्य में स्थान देना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आइए, चित्र कथाओं पर बच्चों का बढ़ता आकर्षण। अब ये बात तो बहुत एकदम सच है कि चित्र कथाओं पर बच्चों का बढ़ता आकर्षण। आप सभी जानते हैं कि जो अच्छा चित्र होता है वह बच्चों को बहुत पसंद आता है, और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको और बहुत पसंद आता है। वह चित्रों को पढ़ते हैं, चित्र क्या कह रहा है, प्रत्येक चित्र कुछ न कुछ कहता है ना। तो चित्र को पढ़ते हैं,
हम भले ही लिखावट अर्थात लिखित सामग्री को नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक बालक चित्र को पढ़कर उनके भाव को समझ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चित्र कथाओं पर बच्चों का बढ़ता आकर्षण। बिल्कुल सही बात है ना। हम कहानी जो लिखित सामग्री है उसको ना पढ़ करके हम चित्र को पढ़कर हम भाव को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि चित्र क्या कह रहा है। और बहुत सारे चित्र क्रम अनुसार से लगे होंगे, अर्थात वह कहानी के माध्यम से, है ना, लिखित सामग्री ना हो लेकिन कहानी के माध्यम से वह चित्र बयां कर देगा कि यह कहानी कह रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो हम चित्रों के माध्यम से कहानी को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक बालक के रूप में। और बालक के स्तर में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों को चित्र पसंद है। और आप कॉमिक्स देखे होंगे, कॉमिक्स में ऐसा चित्र होता है जो एक प्रकार से कथा को व्यक्त करता है, कहानी को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य का निर्माण किया जाए तो चित्रों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, इस पर भी सोचने की आवश्यक है, अर्थात विचार करने की आवश्यकता है। किसको? बाल साहित्यकार को। तो यह हो गया आपका चित्र कथाओं पर बच्चों का बढ़ता आकर्षण। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? बिल्कुल बढ़ेगा। नेक्स्ट आइए, बाल साहित्य में बालिका का कम महत्व क्यों? अब यह बहुत गंभीर प्रश्न है और यह मुद्दा हमेशा उड़ते आ रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य में बालिका का कम महत्व क्यों? अक्सर यह होता है, हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो हीरोइन होता है उसको कम महत्व दिया जाता है, अर्थात नायक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और नायिका को कम महत्व दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो जो बाल साहित्य का निर्माण करते हैं अर्थात बाल साहित्यकार होते हैं वह अक्सर करके पुरुष लोग होते हैं, लड़के होते हैं। ठीक है, जब वह बाल साहित्य का निर्माण करते हैं तो अधिकतर करके लड़के को ही नायक चुनते हैं। ठीक है, अर्थात लड़के को ही नायक चुनते हैं, अर्थात हीरो चुनते हैं, न कि लड़की को। तो वहीं पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि बालिका को कम महत्व दिया जाता है, अर्थात जो बालिका को नायक बनाना चाहिए वहां पर बालिका को नायक ना बना करके नायिका ना बना करके मेन किसको बनाया जाता है? बालक को बनाया जाता है। तो इसलिए इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि बालिका को कम महत्व देने से बालिकाओं के अंदर, है ना, बालिकाओं के अंदर एक प्रकार से अलग ही भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य में बालिका को कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो बाल साहित्यकार है उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बालक और बालिका दोनों को समान रूप से बाल साहित्य में स्थान देना चाहिए ताकि बालिका और बालक दोनों को समान रूप से बाल साहित्य पढ़ करके वह अपने अपने नायक नायिका के प्रति एक प्रकार से भाव उत्पन्न हो सके। इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सोचने की, विचार करने की बाल साहित्यकार को। ठीक है, चाहे वह लड़की साहित्यकार हो या लड़का साहित्यकार हो, है ना, तो दोनों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, लड़का को भी और लड़की को भी। भेदभाव यहाँ पर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य का निर्माण करते समय बाल साहित्यकार यह जरूर ध्यान रखें कि बालक और बालिका को जरूर स्थान देवे, दोनों को स्थान देवे। अब आइए नेक्स्ट, शिशु गीत। शिशु गीत बालक को बहुत प्रिय होता है। जिस प्रकार एक लोरी को माँ गा करके बच्चों को सुलाती है और जो बालक है वह सो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको शिशु गीत अर्थात बाल गीत सुनाएंगे तो वो बहुत ही आकर्षित होगा, है ना, बहुत ही मजा आएगा उनको। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिशु गीत पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाल गीत बहुत ही आकर्षित, बहुत ही मनभावन, बहुत ही आनंद उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार इस पर भी विचार करने की आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, साहसिक भावना। बहुत से ऐसे बाल साहित्य है जिसमें साहस की भावना से ओतप्रोत होता है,
आपने सुने होंगे क्या बोलते हैं उसको, एक धारावाहिक आ रहे थे बालवीर, है ना। बालवीर है वह बहुत ही साहसी लड़का है। और एक और आ रहा था जिनको शकला का बूम बूम, है ना। तो शकला का बूम बूम में वह लड़का साहसी है। बहुत से ऐसे बाल सीरियल बना है जिसमें लड़के के साहस को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है, बच्चों के साहस को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो इससे क्या होता है, जब बालक उस साहित्य को पढ़ता है तो साहित्य को पढ़ने से क्या होता है, उनके अंदर साहस की भावना, अदम्य साहस की भावना जागृत होती है। इसलिए जब बाल साहित्य निर्माण किया जाए तो साहसिक भावना से ओतप्रोत डाला जाए, ताकि बच्चों के अंदर साहसिक गुणों का विकास हो सके, साहसिक भावों का विकास हो सके, और क्या बोलते हैं, समस्या के अनुरूप वह अपने अंदर साहस के गुणों का विकास कर सके। तो इसलिए यहाँ पर विचार करने की बहुत ही आवश्यक है कि जब बाल साहित्य निर्माण किया जाए तो बाल साहित्यकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। तो साहसिक गुणों का वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार यह हो गया आपका हिंदी बाल साहित्य के प्रमुख विचारणीय बिंदु। तो इस पर हमें विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। और हम बहुत से ऐसे और अन्य टॉपिक हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जैसे कि पहेली हो गया और बहुत से चुटकुले, तो इनको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं ताकि उनके कुछ तर्क लगाने की शक्ति का विकास होगा पहेलियाँ से। तो उनको भी हम जोड़ करके बच्चों के अंदर तार्किक गुणों का विकास कर सकते हैं। तो उस पर भी विचार करने की आवश्यक है। तो एक भावी शिक्षक के रूप में आप और अन्य पदों को इसमें जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के साथ साथ, है ना, बच्चों के लिए आप एक शिक्षक के रूप में बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर बाल साहित्य का निर्माण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही साथ जो बच्चे होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है तो आप उसे पत्रिका के अंतर्गत छपवा दीजिए, छपवाएंगे और जो बालक है उनको देंगे, तो बालक उनके अंदर हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार आप भावी शिक्षक के रूप में बच्चों के लिए बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, जिनसे आप बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रसन्नता, खुशी ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप बाल साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, इस पर विचार करते हुए आप बाल साहित्य का निर्माण करेंगे कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, बच्चों को क्या चाहिए। इस प्रकार यह हो गया आपका बाल साहित्य के प्रमुख विचारणीय बिंदु। इस पर बहुत ही विचार करने की आवश्यक है, तभी हम बच्चों को बाल साहित्य दे सकते हैं। अर्थात इनमें कुछ भी कमी हो जाए तो बच्चों को जो कोमल मस्तिष्क है, कोमल मन है, वह कहीं और दिशा में चला जाएगा। इसलिए बाल साहित्य बनाते समय बहुत सावधानी पूर्वक बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। आइए नेक्स्ट है, आइए जानते हैं बाल साहित्य की विशेषताएं, कि बाल साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपने चिंतन की आवश्यकता के अंतर्गत आपने जाना होगा कि बहुत सारे पॉइंट थे वहाँ पर, है ना। तो उन्हीं पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाल साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए फिर भी हम जानते हैं बाल साहित्य की विशेषताएं। तो पहला है स्तरानुकूल। कहने का तात्पर्य है कि बाल साहित्य जब निर्माण किया जाता है तो वह स्तर के अनुसार बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है ना। प्रत्येक आयु वर्ग को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। तो यह एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी विशेषता है? प्रमुख विशेषता है कि बाल साहित्य आयु वर्ग को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आइए, काल्पनिक कहानियां। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि परिकथाओं से भेदभाव क्यों, ऐसा कुछ हमने प्रश्न जाना। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि काल्पनिक कहानियां बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करती है, बच्चों की अभिवृत्ति को विकसित करती है, उन्हें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है। तो
तो इस प्रकार बाल साहित्य की एक और विशेषता है कि काल्पनिक कहानियों के माध्यम से बालकों के अंदर सर्वांगीण विकास करने पर जोर दिया जाता है। तो यह हो गया दूसरी विशेषता। आइए नेक्स्ट, चित्र से परिपूर्ण। अब बाल साहित्य में बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बाल साहित्य में रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को रखा जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि बाल साहित्य की तीसरी विशेषता है कि चित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, अर्थात चित्रों से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट आइए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित। अब जो बाल साहित्य है बच्चों की इच्छा, बच्चों की मनोकांक्षा, बच्चों को क्या चाहिए, अर्थात बच्चों की बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं चौथी विशेषता है कि बालक के बाल मनोविज्ञान पर आधारित होता है बाल साहित्य। तो यह हो गया चौथी विशेषता। नेक्स्ट आइए, बालकों में तार्किक क्षमता का विकास। अब बाल साहित्य के माध्यम से ही बालकों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता है। वह अनेक मौकों पर चिंतन तर्क करता है। चिंतन तर्क करके वह एक निश्चित उद्देश्य या निश्चित तथ्य पर पहुंचता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालकों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। बहुत से ऐसे विषय है जैसे पहेलियों के माध्यम से, कहानियों में कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पर प्रश्न आता है, वहाँ पर भी तार्किक क्षमता का विकास होता है। इसके पहले हमने जाना कि खरगोश और शेर की कहानी के अंतर्गत कि किस प्रकार अपनी चतुराई से खरगोश ने बहुत बड़े शेर को मार गिराया, है ना। तो इस प्रकार ऐसे मौकों पर बच्चे तर्क करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं कि बालकों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट आइए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा। ये जो बाल साहित्य की बहुत अच्छी विशेषता यह है कि बाल साहित्य के अंतर्गत वैज्ञानिक सोच प्रदान करने वाले तथ्यों को, प्रकरण को बाल साहित्य में रखा गया है, जिनके माध्यम से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हो रही है ना। इसके पहले हमने जाना कि बच्चों की आज की दुनिया क्या है ना। आज विज्ञान का युग है, बच्चों को अधिक से अधिक विज्ञान से संबंधित तथ्य, डाटा, आंकड़े चाहिए और वैज्ञानिक सोच पैदा करने की बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने में बाल साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इस प्रकार यह हो गया आपका छठवीं विशेषता। नेक्स्ट आइए, नैतिक मूल्य का विकास। हमने इसके पहले कहा कि नैतिक मूल्य के विकास पर बाल साहित्य का भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बाल साहित्य के भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। तो अगर बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नैतिक मूल्य से संबंधित प्रकरण होंगे बाल साहित्य में, तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास होगा। वह उनका व्यवहार कैसा है, वह बड़ों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, उन सारे मूल्यों का विकास होगा। और बचपन में जिन बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास नहीं होता है वह अलग अलग कामों में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। बाद में उनके परिणाम भयंकर दिखाई देते हैं। तो इसलिए बच्चों को नैतिक मूल्य का विकास बाल साहित्य की एक और विशेषता है कि बाल साहित्य के द्वारा ही बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास किया जाता है। नेक्स्ट आइए, स्वस्थ मनोरंजन। अब यहाँ पर कहा गया स्वस्थ मनोरंजन। बाल साहित्य में बहुत कुछ ऐसे टॉपिक है, प्रकरण है, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, चुटकुले, जिनसे बच्चों का क्या होता है, स्वस्थ मनोरंजन होता है। बच्चे बहुत ही मनमोहक ढंग से उनको पढ़ते हैं और उनका एक प्रकार से ऐसा मनोरंजन होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बाल साहित्य को पढ़ने में लग जाते हैं। साथ ही साथ अलग और अन्य कामों में भी बाल साहित्य के माध्यम से वह पाठ्य पुस्तक को भी ध्यान से पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक के हर एक प्रकरणों को समझते हैं और उनके जो शब्द है उनके अलग अर्थ निकालते हैं अपने से। इस प्रकार कह सकते हैं कि बाल साहित्य बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यह हो गया बाल साहित्य की विशेषताएं। और आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि बाल साहित्य के क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं। अगर आप पॉइंट बनाना चाहें तो और आगे बढ़ सकता है। ये 8 है। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।